Good morning, students. Let's start with the remaining part of chapter Smriti, page number 14. मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। अब वो लेखक धोती के सहारे कुएं के बीचों बीच लटक रहा है और उसने अपनी टांगें कमर तक ऊपर कर ली हैं। कहता है इससे क्या हुआ कि मुझे इतना अंदाज़ा आ गया कि सांप से मेरी दूरी कितनी है और कुएं की परिधि का भी मालूम पड़ गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख, प्रतिद्वंदी मीन्स कॉम्पिटिटर, कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। अब उसने क्या किया, कुएं की बगल से अपने पैर सटाए और एक धक्के के साथ अपने कॉम्पिटिटर के सामने कुएं की दूसरी ओर उससे 1.5 गज की दूरी पर खड़ा हो गया। धरातल पर मीन्स पृथ्वी पर उतर गया। आंखें चार हुई, दोनों की आंखें चार हुई। यहाँ पे मुहावरा प्रयोग किया गया है। शायद एक दूसरे को पहचाना, शायद सांप ने उसको और इसने, लेखक ने सांप को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा होता है। चक्षु मीन्स आंखें, श्रवा मीन्स सुनने वाला, आंखों से सुनने वाला, ऐसा कहा जाता है। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि सांप के कान नहीं होता और उसको आंखों से ही सुनाई देता है। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। कहता मैं भी मानो चक्षुश्रवा ही बन गया था, यानी जो लेखक था वो भी मानो आंखों से ही सुन रहा था। लेखक क्योंकि सांप को देख रहा था और वो उसको उन्हीं से सुन रहा था, ऐसा मालूम पड़ रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी। कहता है ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मेरी जितनी बाकी की इंद्रियां हैं उन सब ने मुझसे सहानुभूति होने के नाते अपनी सारी शक्ति आंखों को दे दी थी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी और वह कब किस ओर से आक्रमण करता है सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। कहता मेरी आंखें इसलिए सांप की तरफ लगी हुई थी कि मैं ये देखना चाहता था कि वो कहाँ से किस ओर से मुझ पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा है। कह रहा सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, मतलब सांप को मैं टकटकी लगाकर देख रहा था, मानो मैं वो मुझे मोह रहा है। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि सांप ये प्रतीक्षा कर रहा है कब मैं उस पर आक्रमण करूं। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम मीन्स आकाश पे लगा हुआ फूल, जो कि असंभव सी बात है। कहते जो मैं विचार लेकर कुएं के अंदर उतरा था, क्या विचार लेकर कुएं के अंदर उतरा था लेकर, कि मैं जाकर डंडे से उसके प्रहार करूंगा और सांप को मारकर अपनी चिट्ठियां उठाकर ले आऊंगा। कहता वो तो ऐसा लग रहा था आकाश कुसुम है। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। लेखक कहते हैं मनुष्य जो अनुमान लगा लेता है, जो कल्पना कर लेता है या भावी योजनाएं बना लेता है, भविष्य के लिए जो योजनाएं बना लेता है, वो कई बार बहुत ही मिथ्या मीन्स झूठी निकलती है और उल्टी निकलती है। जैसा हम सोचते हैं उसके बिल्कुल प्रतिकूल निकलती है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत होगी। कहते जैसे ही मेरा सांप के साथ साक्षात्कार मीन्स मैं आमने सामने हुआ सांप के, तो जो मैं अपनी योजना ऊपर बना के नीचे उतरा था वो भी और वो आशा से विपरीत नजर आ रही थी। डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था। कहते मैं डंडा चलाता ही कहाँ से, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं थी। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सकें। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। कहता अब जगह बहुत कम थी, तो ऐसे में प्रहार करने के लिए आपको स्पेस चाहिए, स्थान होगा तो आप जोर से प्रहार कर सकते हो डंडे से। कहता तो अब अगर सांप को मैं दबाऊं डंडे से तो वो ऐसा होगा मानो मैंने अपने आप को तोप के सामने खड़ा कर दिया और मरने के लिए तैयार हूँ। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह पलट कर ज़रूर काटता। कहते अगर मुझसे बाय चांस उसका फन ना दबा या उसका पूंछ वाला भाग नहीं दबा तो वो पलट कर मुझ पे वार ज़रूर करेगा, ये तो पक्का है। फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती
तो फिर उसके पास पड़ी 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। अगर मैं फ़न के पास दबा भी लेता तो उसके पास जो पड़ी चिट्ठियाँ उनको भी मैं कैसे उठा पाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी और थी। अब लेखक कह रहा है 2 चिट्ठियाँ तो सांप के बिल्कुल साथ सट के उसके शरीर के साथ सट के पड़ी थी और एक चिट्ठी मेरी ओर पड़ी थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे। पैंतरे होते हैं अपनी अपनी मुद्राएं बनाकर, किस तरीके से वार करना है उसको बनाकर उसी मुद्रा में डटे हुए थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए थे। एक ही जगह पर एक ही मुद्रा में खड़े उसको 4-5 मिनट हो गए थे। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, दोनों रेडी थे वार करने के लिए, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था क्योंकि सांप वार करेगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेखक का वार उस पर पड़े या ना पड़े इसे ज़रूरी नहीं था। कहीं सांप पर मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा करता तो अगर मैंने वार किया भी तो मैं सांप को पकड़कर कुचल देता, लेकिन अगर सांप ने मेरे पे वार किया तो वो अचूक होता है जो खाली ना जाए, वो विष मेरे ऊपर मेरे शरीर पर गिरा देता और उससे वो मेरे अपने साथ साथ मुझे भी साथ ले जाता, यानी मैं भी मर जाता। अब तक सांप के वार आपने वार ना किया था, कहता अभी तक सांप ने कोई वार मुझ पर नहीं किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। सांप चुपचाप बैठा था इसलिए मैंने भी ये ख्याल छोड़ दिया कि मैं उसको डंडे से दबाऊंगा, क्योंकि ना तो वो ज़ोर लगा के दबा सकता था और उसको मालूम था कि वो उसको मार नहीं पाएगा। पेज नंबर 15 पर आइए। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। अब एक ही उसको रास्ता दिखाई दे रहा था कि डंडे से मैं चिट्ठियों को अपनी तरफ खिसका लूँ। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था, कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था। कहता अगर सांप मुझ पर टूट पड़ा यानी मुझ पर वार किया तो और मेरे पास कोई चारा नहीं है। कपड़े के नाम पर उसके पास से केवल एक कुर्ता ही था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूँ। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, बाध्य होकर मैंने मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन मीन्स सहारा लेना पड़ा। कहता अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, तो या तो यही चारा था कि वो उसके सांप के मुंह की ओर करके उसको फन को पकड़ ले, तो ये कुछ मुश्किल काम लग रहा था, और दूसरा था कि बिल्कुल छेड़खानी ना करे। तो कहता मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों में ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा। अब जैसे ही उसने चिट्ठियां सरकाने के लिए डंडा आगे बढ़ाया तो एक काली बिजली की तरह सांप ने एक बहुत फुर्ती के साथ एक वार किया और उसका दिल कांप गया और उसके हाथों से जो डंडा उसने पकड़ा था वो भी छूट गया। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। अब लेखक कह रहा मैं इतनी ऊंची उछल गया कि मुझे भी नहीं पता कैसे उछल गया। कहता मैं जानबूझकर नहीं उछला, डर के मारे बिदक कर उछला। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों में पीप सा कुछ लगा हुआ है। अब यहाँ पे सांप ने अपना विष छोड़ दिया। जब कोई खतरा सांप के सामने आता है तो सबसे पहले वो अपना विष छोड़ देता है। कहता उसके डंडे के ऊपर उसने देखा कि 3-4 जगह पे पीप जैसा कुछ लगा है, वो सांप का विष था। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। लेखक कह रहे हैं मानो सांप ये दिखाना चाहता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। उसका सर्टिफिकेट उसने मानो विष के रूप में सामने रखा हूँ। मैं तो उसकी योग्यता को पहले से ही कायल था। कहता मैं तो कायल होता किसी की शक्ति को मान लेना। कहता मैं तो पहले से ही उसकी शक्ति को मानता था, उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। पर डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था क्योंकि लेखक ने पहले इसी डंडे से बहुत सारे सांपों को मारा है। तो लेखक कह रहा है कि पहली बार होगा कि मेरा डंडा इतना अपमानित हुआ है। क्यों?
क्योंकि सांप ने 3-4 बार उस डंडे के ऊपर चोटें की थी। या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। कहता है शायद वो सांप का उपहास में मजाक बना रहा था। उधर ऊपर फूंक फूंक और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। कहते हैं जो ऊपर मेरा भाई बैठा है, जब उसने देखा फूंक फूंक की आवाज़ें आ रही हैं और धमाके से मैं जब ऊपर से उछल कर खड़ा हुआ तो मेरे भाई को ऐसा मालूम हुआ कि मेरा काम तमाम हो गया, यानी मैं मर चुका हूँ। और बंधुत्व का नाता फूंक फूंक और धमाके से टूट गया। बंधुत्व मीन्स भाईचारे का जो नाता था मेरा और मेरे भाई का, वो उसकी फूंक फूंक की आवाज़ से टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। उसको ऐसा मालूम पड़ा कि सांप ने मुझे काट लिया है और मैं गिर पड़ा हूँ। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। मुझे नीचे क्या कष्ट हो रहा होगा ये सोचकर उसका कोमल हृदय द्रवित हो गया। भ्रातृस्नेह मीन्स भाई के प्रेम के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। उसका ख्याल करने से ही उसकी चीख निकल गई। भाई की आशंका बेजाना थी। कहते जो छोटे भाई को ये सब चीज़ें हो रही थी, उसको एहसास हो रहा था कि ऐसा हुआ होगा, कहते वो जायज़ था। पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। कहते ये सब घटना होने से लेखक का साहस बढ़ गया। उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे पर चिपट गया। कहता उसने लेखक ने दोबारा से लिफाफे उठाने की कोशिश की, चेष्टा मतलब कोशिश की, और इस बार सांप ने उसके ऊपर वार भी किया और वो डंडे से चिपट गया। डंडा हाथ से छूटा नहीं। पेज नंबर 16। झिझक, सहम और आतंक से अपनी ओर खिंच गया और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। जो इस बार सांप भी कुछ झिझक गया था, सहम गया था, और उसने अपनी बॉडी को, अपने शरीर को एक गुंजलक में गांठ के रूप में, गुत्थी के रूप में बना लिया था और उसने समेट लिया था खुद को। उसमें लेखक को साथ सांप का पिछला भाग उसके हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। अब लेखक ने डंडे को उठा के एक साइड पे पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। कहता अगर ये दूसरा वार पहले किया होता तो उस समय मैं ज़रूरी है कि मैं उछलकर सांप पर गिर जाता और सांप मुझे नहीं छूटता। लेकिन जब जीवन होता है तो हज़ारों ढंग बचने के निकल आते हैं। यानी जब आपका जीवन और होता लिखा होता है तो बहुत सारे ढंग ऐसे निकल आते हैं जिससे आपको जीवन दान मिल जाता है। वह दैवी कृपा थी। कहते दैवी कृपा मीन्स प्रभु की कृपा ही थी। डंडे से मेरी ओर खिंचाने के से मेरे और सांप के आसन बदल गए। जब डंडा मेरी ओर खिंच गया तो सांप और लेखक के दोनों के आसन बदल गए, मतलब दोनों की पोजीशन चेंज हो गई। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। अब फटाफट उसने लिफाफे और पोस्ट कार्ड उठा लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया। छोर मीन्स किनारा। धोती के किनारे पे बांध दिया चिट्ठियों को, और छोटे भाई को ने उन्हें ऊपर खींच लिया, और अब छोटे भाई ने उन चिट्ठियों को ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। अब सांप ने डंडे के ऊपर धरना देकर अपना आसन बना लिया था। जीत तो मेरी हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसने चिट्ठियाँ उठा ली थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। जो उसका निशान था यानी डंडा, वो गंवा चुका था क्योंकि सांप ने उसके ऊपर कुंडली मार ली थी। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। अगर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता तो उस पर चोट करता, सांप आक्रमण करता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा। कहता इसलिए मैंने कुएं से एक मुट्ठी मिट्टी ली और दाईं तरफ फेंकी ताकि सांप उसकी तरफ जाए, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। कहता और मैंने फटाफट से डंडा खींच लिया, लेकिन साथ ही साथ सांप ने दूसरी ओर भी वार कर दिया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब वो कह रहा है अगर डंडा बीच में ना होता तो सांप के दांत मेरे पैर में ज़रूर गड़ जाते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था। कहता मेरे लिए ऊपर चढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था।
कहता मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था, लेकिन सिर्फ हाथों के सहारे, पैरों को कुएं के साथ से लगाए बिना ऊपर चढ़ना 36 फुट वो मेरे लिए अब नहीं हो सकता था, क्योंकि वो थक चुका था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कहता 15-20 फुट तक तो मैं चढ़ सकता हूँ इस तरीके से, लेकिन कम ही, अधिक नहीं, इससे कम, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि लेखक की अवस्था आयु उस समय 11 वर्ष की है, कहता 11 वर्ष की आयु में 36 फुट ऊपर चढ़ा। बाहें भर गई थी, बाजुएं उसकी थक चुकी थी, छाती फूल गई थी, धौंतनी चल रही थी। धोंकनी होते हैं जैसे जिस प्रकार भट्टी चलती है तो एक आवाज़ सी आती है, उस तरीके से धोंकनी, जब सांस आपकी तेज चलती है तो वो उसके लिए बोला गया, धोंकनी चल रही थी। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ गया आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता? कहता मैं एक एक इंच सरक सरक कर धीरे धीरे अपनी बाजुओं के बल ऊपर चढ़ाया। अब वो इमेजिन कर रहा है कि यदि हाथ छूट जाता तो क्या होता, तो वो सीधा कुएं में गिरता, और उसका अनुमान करना ही बहुत कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। अब वो कुएं से ऊपर आ गया है और वो बहुत थक चुका है, इसलिए बेहाल होकर थोड़ी देर तक यूं ही पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर, देह मीन शरीर को झाड़ पोंछ कर, मिट्टी हटाकर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, कहता ये धोती कुर्ता पहनने के बाद किशनपुर गांव का ही एक लड़का था जिसने उसको ऊपर चढ़ने की चेष्टा करते हुए, कोशिश करते हुए देख लिया था। वो इस सारी घटना के बारे में जान चुका था। ताकीद होता है किसी को वार्न करना, किसी को चेतावनी देना करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। अब उसने उस किशनपुर वाले लड़के को, जिसने इस सारी घटना को देखा था, उसको ये अलर्ट कर दिया कि तुम इस घटना के बारे में किसी से नहीं कहोगे, और वो लोग आगे अपने गांव की तरफ चले गए। पेज नंबर 17। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन मीन्स 10वीं क्लास पास करने के बाद यह घटना मैंने माँ को सुनाई। जब लेखक ने 1915 में अपनी 10वीं क्लास पास कर ली, तब उसने अपनी माँ को ये घटना सुनाई कि उस समय क्या हुआ था। सजल नेत्रों से, सजल मीन्स आंसुओं से भरे हुए, नेत्रों मीन्स आंखों से, माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने में छिपा लेती है। माँ ने उस समय घटना को सुनकर लेखक को अपनी गोद में ऐसे बिठाया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है किसी भी सामने आई मुसीबत को देखकर। कितने अच्छे थे वे दिन, लेखक कह रहे हैं। वो दिन कौन से दिन? बचपन के दिन, बहुत अच्छे थे। उस समय राइफल ना थी, उस समय लेखक के पास कोई बंदूक या कोई पिस्टल नहीं थी, डंडा था। लेखक का हथियार क्या था? डंडा था। और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। कहते उस समय डंडे के साथ किया गया सांप का शिकार आज की राइफल के शिकार से कम रोचक नहीं था, उतना ही रोमांचक और उतना ही भयानक था। तो इस प्रकार ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। यहाँ पे लेखक अपनी यादों को समेट कर आपके सामने रखता है। आई होप आप सबको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी और ये कहानी रोचक भी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।